नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। यदि आप रासायनिक खादों से मुक्ति चाहते हो क्योंकि आप रासायनिक खादों के प्रयोग से दुखी हो चुके हो, उसके प्रभाव से दुखी हो चुके हो कि रासायनिक खादों के प्रयोग से न केवल हमारी मिट्टी खराब हो रही है, हमारी पैदावार घट रही है, बल्कि फसलों में कई तरह के रोग का फैलाव शुरू हो रहा है। और उन रोगों से बचाने के लिए फसलों को आपको हजारों हजारों रुपए के कीटनाशक खरीद के अपनी फसलों में डालने पड़ते हैं। फिर भी फसलों के रोग, फसलों की बीमारियां नियंत्रण में नहीं आती हैं। मिट्टी में ही कई तरह के जो रोग कारक पैथोजन पैदा हो गए हैं, वो जड़ों के माध्यम से फसलों को प्रभावित होते हैं। और अध्ययन तो ये कहते हैं, वैज्ञानिक परीक्षणों से ये पता चला है कि आज कोई ऐसी फसल नहीं जिसमें दो चार पांच तरह के कीट और रोग लग ना जाते हो। इसलिए हमारे किसानों को काफी मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है, फंगिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है, पेस्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है। और इससे न केवल मिट्टी की जो जो गुण है उसमें परिवर्तन हो रहा है, मिट्टी में जहर फैल रहा है, फसलें जहरीली होती जा रही हैं, बल्कि इन जो कीटनाशकों का प्रभाव, पेस्टिसाइड का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य में भी पड़ रहा है। मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव है, तभी तो मनुष्य के अंदर कि ऐसे रोग जो पहले कभी सुनने में नहीं आते थे, सुने नहीं जाते थे, अब वो रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 1980 से पहले तो मानव समाज में हृदय संबंधी रोग को एक आध परसेंट परेशान करते थे, लेकिन अब तो देखने में आया है कि जैसे ही व्यक्ति 30 साल की उम्र पास होता है, 30 साल से ऊपर पहुंचता है, उसको अनायास उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। रक्तचाप स्वयं में एक बड़ा कारक बन गया है। और ये रक्तचाप हर साल, हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में लाखों लोगों को असमय मृत्यु के मुंह पहुंचा देता है। इसका एक और प्रभाव है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, उच्च रक्तचाप में वृद्धि होने का, वो है कि व्यक्ति को अनायास मस्तिष्क में क्लॉट आ जाता है। मस्तिष्क, इसको मस्तिष्क के आघात कहते हैं। व्यक्ति एकाएक गिर पड़ता है, चेतना खो बैठता है, बेहोशी में चला जाता है। और यदि उपचार से उसका में तो सुधार आ जाए, वो स्वास्थ्य तो हो जाए, लेकिन फिर भी शरीर के कोई ना कोई हिस्सा काम नहीं कर पाता, बेजान बन जाता है, उसको पैरालिसिस हो जाता है, पक्षाघात हो जाता है। और ऐसे भी लोग अब जब तक देखने को बहुत हाथ मिल जाते हैं। आज से 20 साल पहले तो एक आध व्यक्ति इस स्थिति में देखा जाता था, लेकिन अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हर घर में एक व्यक्ति पैरालिसिस ग्रस्त देखे जाने लगा है। और इन लोगों की जान बचाने के लिए लाखों रुपए अलग से खर्चा करना पड़ जाता है। इतना ही नहीं, इस पक्षाघात के कारण हर साल लाखों लोगों को अपने दूसरे ऑर्गन, जो दूसरे शारीरिक अंग हैं, वो बेकार करने पड़ जाते हैं। इसके कारण कई लोगों के लीवर खराब हो जाते हैं, गुर्दे खराब हो जाते हैं। लीवर गुर्दों की बीमारी तो और कारणों से बढ़ रही है। इसको हम आजकल मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज के रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। 1980 के आसपास जैसे ही व्यक्ति का जो खून में ग्लूकोज का लेवल 300-400 क्रॉस करता था, तो वो भयग्रस्त हो जाता, परिवार डर जाता था। आजकल बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो 300, 350, 400 के आसपास, 450 के आसपास अपने खून में ग्लूकोज का लेवल लेवल एक घूमते हैं, लेकिन चिंतित ही नहीं। जबकि उन्हें समझ लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज एक बार हो गई, उसके हर शरीर पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। उसकी आंखों की नेत्र ज्योति घटने शुरू हो जाती है, मोतियाबिंद की प्रक्रिया बढ़ जाती है, दांत, उसके दांतों में विकृति शुरू हो जाती है, कैविटी बननी शुरू हो जाती है, दांत उखड़ना शुरू हो जाते हैं, दांत कमजोर पड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं। दांतों का संबंध हमारे मस्तिष्क से भी है। हम आपने सुना होगा कि बच्चे के अंदर ये दांत निकलने शुरू होते हैं, तभी उसके के बुद्धि का विकास होता है, उसमें सोचने समझने की गति बढ़ती है। अन्यथा उससे पहले जीवन चलाने की उसमें क्षमता रहती है, लेकिन जैसे ही उसके दांतों का विकास शुरू होता है, उसमें बुद्धि का विकास शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे दांतों का विकास आधा आगे बढ़ता है, बौद्धिक होता चला जाता है। और जब दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, तो कहते हैं, ऐसा माना भी जाता है, अब तो खैर प्राकृतिक तरीके से दांत लगाने शुरू हो गए हैं, लेकिन हटाना लग जाता है, व्यक्ति का बौद्धिक क्षमता गिरने लग जाती है। तो दांतों का संबंध भी स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। अब तो
संतान पैदा करने की क्षमता गिर रही है, पुरुषों के अंदर पुरुषत्व घट रहा है, पुरुष नपुंसक होते जा रहे हैं, उनके वीर के अंदर शुक्राणु की संख्या बहुत तेजी से गिर रही है। तो ऐसा कभी कभी लगता है कि निकट भविष्य में मनुष्य जाति के अस्तित्व पे ही खतरा ना आ जाए। कैंसर अलग परेशान कर रहा है लोगों को, गठिया और आर्थराइटिस समस्या अलग हो रही है। यानी कि कोई ऐसी रोगों की सीमा नहीं है जो नहीं हो रही है, और इन सब का एक ही कारण है कि हमारे भोजन में वो तत्व नहीं रहे, भोजन में वो पोषकता नहीं रही। और इसका कारण भी वही है कि हमने अपने खेतों में अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू कर दिया। रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी खराब हो गई, रासायनिक खादों के अति प्रयोग से हमारी फसलें रोगग्रसित होने शुरू हो गई। रासायनिक खादों के अति प्रयोग से फसलों की पोषकता घटती चली गई, मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्वों का स्तर गिरना शुरू हो गया। ये सब इसी चीज से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में यदि हमें इन चीजों से बाहर आना है तो हमें इस चीज को अपनाना पड़ेगा, वही कि हम जो स्वाभाविक खेती करते थे, नैसर्गिक खेती करते, जो प्राकृतिक खेती करते थे, इस खेती में किसी रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, किसी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ता था, उन्हीं का प्रयोग करना पड़ेगा। आज बहुत सारे किसान मित्र ऐसे मिल जाते हैं, वो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती तो करते हैं, लेकिन बीज वो आधुनिक बीजों का प्रयोग करते हैं, उच्च क्वालिटी के बीज लेके आते हैं, लेकिन उच्च क्वालिटी के बीजों में भी वो पोषकता नहीं है, उससे उपज की क्षमता तो बढ़ जाती है। तो मैं तो अपने किसान मित्रों को ये सुझाव भी देता हूँ, और मेरे ज्यादातर किसान मित्र वही हैं जिनकी जमीन जो है 2 एकड़ से कम है। वैसे तो भारत के अंदर अधिकांश किसानों की जमीन जो है 1.5-2 एकड़ के आसपास है। अब तो 1.5-2 एकड़ भी नहीं रही, अब तो 1 एकड़ से भी घट गई है, और अधिकांश किसान उसी श्रेणी में आते हैं। और देश में ऐसे किसानों की संख्या है 14 करोड़ के आसपास है। इस खेती की जमीन में भी निरंतर गिरावट आती जा रही है, क्योंकि हम अपना पेट नहीं पाल सकते, उन बच्चों को नहीं पाल सकते, हम बच्चों की सही तरह से परवरिश नहीं कर सकते, तो बहुत सारे किसान हताश होकर खेती का कार्य छोड़ के मजदूरी करने में विवश हो जाते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये मेरी नहीं, भारत की नीति आयोग की रिपोर्ट है कि हर साल इस देश में 2000 से ज्यादा किसान, हर दिन 2000 से ज्यादा किसान खेती किसानी काम छोड़ कर मजदूरी करने में विवश है, अपने घर परिवार को बेच कर, घर को, जमीन जायदाद को बेच कर शहरों की तरफ पलायन करने में विवश है। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि ऐसे में हम कैसे नैसर्गिक खेती करें। हाँ, नैसर्गिक खेती का अलग सिद्धांत है। आप यदि सही तरीके से नैसर्गिक प्राकृतिक खेती करेंगे तो उससे न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे, बल्कि ऐसे प्रयोग हुए हैं, हमारे मित्रों ने ऐसे प्रयोग किए हैं कि आप 1 एकड़ जमीन से प्रति वर्ष 5-7 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं, यदि थोड़े सोचने की प्रक्रिया को बदलें, अपने सोचने की माध्यम को थोड़ा ब्रॉड कर लें, विस्तृत कर दें, और धकिया सुनी या सामान लोग जिस पर चल रहे हैं उस प्रवृत्ति को छोड़ लें। क्योंकि आज तो हमने एक ही प्रक्रिया को पकड़ लिया है कि वो भी गेहूं कर रहा है तो हम भी गेहूं कर रहे हैं, वो यदि चावल कर रहा है तो हम भी चावल कर रहे हैं, चाहे हमारे खेत में वो ताकत है कि नहीं, स्थितियां हैं कि नहीं। हाँ, यद्यपि ट्यूबवेल आदि की सुविधा जब से हुई है, समरसीबल की सुविधाएं बनी है, या फिर नहरों के माध्यम से पानी खेतों तक पहुंचना शुरू हो गया है, हमें लगता है कि अब तो हमारी खेतों में चावल हो सकता है, गन्ना हो सकता है। तो हमने उस अपनी जो पूर्वजों की जो परपाटी है उसे छोड़ दिया है, और इससे हमारे खेतों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसी से कारण हम एक आध साल तो कुछ फसलें ले लेते हैं, लेकिन अगली बार हमारे खेतों में उतनी उपज नहीं होती, हम उपज की लागत से ज्यादा खर्चा कर देते हैं, हम कर्जदार बन जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और कर्जदार होके फिर हम कभी कभी ऐसे दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि जीवन की लालसा ही हमारे मन से हट जाती है, तो हम आत्महत्या तक सोचने लगते हैं। तो ऐसे किसान मित्रों को मेरी सलाह है कि वो यदि आधुनिक खेती से, रासायनिक खेती से बाहर आना चाहते हैं तो सहज साधारण से प्रयोग करके देखिए। आप छोड़ दीजिए कि कौन क्या कर रहा है। पहले तो ये है कि आप अपने खेतों में जो गोबर की खाद है उसका उपयोग शुरू करिए। आप
गाँव में रहते हैं वैसे तो गाँव में रहना चाहिए, गाँव से भागना ही चाहिए क्योंकि जीवन गाँव में है और अंततः गाँवों की तरफ ही लोगों को आना भी है। क्योंकि शहरों की जो शहरों की ज़िंदगी से ज़्यादातर लोग अब उबने लगे हैं और सारी सुविधाएँ अब गाँवों में उपलब्ध होने लगी है, तो गाँवों में रहिए, आप गाय रखिए, भैंस रखिए। वैसे भैंस की तो मैं ज़्यादा सलाह नहीं देता, आप गाय रखिए, देसी गाय रखिए। देसी गाय के माध्यम भी आपके उपार्जन का माध्यम बन सकता है, क्योंकि यदि आपकी गाय 2 साल में, डेढ़ साल में एक बच्चा दे दे, 7-8 महीने में दूध दे, तो एक तो परिवार के लिए दूध हो जाएगा, अन्यथा आप कहीं भी रहते हो, 2 ढाई 3 हज़ार का तो दूध हर महीना खरीदते ही खरीदते हैं कि बिना दूध के ना आप स्वयं अपनी जीवन चला सकते हैं, ना बच्चों को। दूध, दही, घी तो हमारी चीज़ की अनिवार्यता है। यदि गाय अच्छी है तो घी भी घर से हो जाता है। तो गाय रखिए और यदि गोबर, गौमूत्र का त्याग करेगी, यही आपके खेतों की खाद बनेगी। खादों की जो मिट्टी की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करती रहेगी, मिट्टी अच्छी होगी तो आप उसमें संयुक्त फसल करिए। कम से कम 5-7 तरीके की उसमें फसल लीजिए, आप उसमें दिल लगाइए। खेती करना कोई आज पार्ट टाइम काम नहीं है कि आप गए बीज फेंक आए, तो 2 महीने बाद गए, 1 महीने बाद गए, मोटर से पानी भराए, नहीं। आपको खेत को, मिट्टी को माँ के रूप में नियमित रूप से उसकी सेवा करनी है और आपको अच्छी परवरिश होगी। आप अपने पुराने खेतों से दाल, चावल, गन्ना, सब्जी, साग, हर चीज़ की अच्छी फसल ले पाओगे और यही मेरा आपको है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों।